चैंपियंस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। नमस्कार बच्चों, मैं प्रशांत भैया स्वागत करता हूं आपका इस नए सीरीज योद्धा में। आज है हमारे योद्धा का पहला लेक्चर, ट्रांसपोर्टेशन। आज से हम बहुत ही मन लगाकर पढ़ने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार तरीके से अपने पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। आज से आपका बायोलॉजी शुरू हो रहा है, तो चलिए बिना किसी देरी के आप इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी एक अच्छा कंटेंट देखने का मौका मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे हमारा एक सवाल है कि आप ट्रांसपोर्टेशन के बारे में क्या जानते हैं, कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, परिवहन क्या है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। और जिन बच्चों को नहीं पता है वो ध्यान यहाँ दीजिए। परिवहन का मतलब होता है बच्चा एक चीज का, जैसे मानो यहाँ कोई एक वस्तु रखा है, इस एक वस्तु का दूसरे स्थान पर जाना, चाहे वो स्वयं जाए या किसी के मदद से जाए, कोई मैटर नहीं करता है। वो बस एक जगह से दूसरे जगह तक गया तो वह ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल से समझे, मान लो कि आपके प्रशांत भैया को भूख लगी है और उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है, और यहाँ रेस्टोरेंट है। हाँ जी, तो यहाँ रेस्टोरेंट है, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और ये जो पिज़्ज़ा है वो यहाँ से चलकर मेरे पास तक आएगा। चाहे वो कैसे भी आए, इसको कौन लाएगा? एक डिलीवरी पार्टनर लाएगा, चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो, कोई भी हो, वो ये पिज़्ज़ा मेरे तक लेके आएगा। तो ये जो पिज़्ज़ा यहाँ से मेरे पास आया है, यही पूरा प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन कहलाता है। यानी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना परिवहन कहलाता है। अब ये जो परिवहन होता है, ये पौधों में और जंतु में, दोनों में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है। पौधे एक जगह स्टेबल रहते हैं तो उनका परिवहन करने का तरीका अलग है। मनुष्य या फिर कोई भी जीव चल फिर सकते हैं तो उनके परिवहन का सिस्टम अलग है। आप इसमें देख सकते हैं जड़ है, पत्तियां हैं, और यहाँ देख सकते हैं आप हृदय है, वहनियाँ हैं, नसें हैं। इन सब के अंदर परिवहन होता है। सबसे पहले जानना हमारे लिए ये जरूरी है कि ये जो परिवहन है ये आखिर इतना जरूरी क्यों है, ये इतना आवश्यक क्यों है। तो पहले हम परिवहन के डेफिनेशन को देखते हैं। जीवों में परिवहन का अर्थ है शरीर के अंदर पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचना। जो बातें अभी मैंने आपको यहाँ बताई कि यहाँ एक वस्तु का दूसरे स्थान तक पहुंचना ही परिवहन कहलाता है। सेम उसी तरह से अगर जीव शरीर में, चाहे वो पौधे के अंदर हो या फिर मनुष्य या फिर किसी भी जीव के अंदर, अगर कोई एक वस्तु यहाँ से अगर यहाँ आ रहा है या यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये सब परिवहन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं परिवहन जरूरी क्यों है। परिवहन हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए बहुत आवश्यक है। यानी श्वसन में बहुत कारगर होता है। बहुत कारगर क्या होता है? सारा काम परिवहन से ही होता है, श्वसन का। दूसरा है बाबू रक्त के परिसंचरण में, यानी खून का हमारे पूरे शरीर में जो बहना होता है, ये जो पूरा खून इधर उधर बह रहा है, ये सब परिवहन की मदद से हो पाता है। उसके बाद है कि हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ है या अपशिष्ट पदार्थ है जिसका हमारे शरीर में अब कोई उपयोग नहीं है, वो भी जब हमारे शरीर से बाहर निकलता है, ये भी परिवहन की क्रिया के ही द्वारा होता है। उसके बाद है बाबू हार्मोन का वितरण। आप सबको पता है कि हमारे शरीर में जितने कार्य होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का कार्य हो, चाहे आपको भूख लगना हो, आपका पसीना बाहर आना हो, या कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें हार्मोन्स कंट्रोल करती है। काफ़ी सारी चीज़ें हमारे शरीर में हार्मोन्स कंट्रोल करती है। तो हार्मोन को भी एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में कौन मदद करता है? तो ये भी परिवहन के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। अब हम देखते हैं, हमने आपको बताया था क्योंकि ये परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल टिप भी है, यानी एग्जाम टिप है, सॉरी। यहाँ है परीक्षा का टिप, जैव पराक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सारी क्रियाएं परिवहन के द्वारा होती है। सब कुछ परिवहन के द्वारा ही होता है। तो आपको परिवहन क्यों इतना आवश्यक है, क्यों जरूरी है, ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम एक एक करके दोनों ही जीवों में, हम पादप में भी देखेंगे और एनिमल्स में भी देखते हैं। तो आज के लेक्चर में हम मेन मोटिव रखेंगे पादप के अंदर जो परिवहन होता है पौधों के अंदर, हम उनको समझने का। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पादप होते हैं बाबू, वो दो तरह के होते हैं।
एक तो एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय, और एक होता है बहुकोशिकीय, ठीक ना। यानी एक सिर्फ एक कोशिका से बना होगा और एक होगा जो बहुत सारी कोशिकाओं से बना होगा। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है यानी परिवहन होता है वो बहुत ही ईजी सा होता है। पदार्थ अपने आप जीव के अंदर जाता है और फिर अपने आप ही जीव शरीर से बाहर भी निकल जाता है। इसमें ना तो जीव को कुछ करना पड़ रहा है ना किसी और चीज को, ये स्वतः हो जाता है। और ये जो स्वतः होने की क्रिया होती है इन्हें हम विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है बच्चा। यानी डिफ्यूजन में क्या होता है, हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। हम मान लेते हैं कि हम एक कमरे में बैठे हैं और यहाँ हमने एक परफ्यूम के शीशी से फिस फिस करके, फिस फिस समझते हो ना, जैसे हम परफ्यूम मारते तो आता है ना आवाज फिश फिश करके, तो ये अगर हमने फिस फिस करके यहाँ पे परफ्यूम थोड़ा सा उड़ा दिया है, ठीक है, यहाँ पे परफ्यूम छिड़क दिया है, तो क्या आप हमें बताइए, तो क्या ये परफ्यूम सिर्फ इसी एरिया में रहेगा? क्या ये परफ्यूम बोर्ड के इसी कोने में रहेगा, या वो फैल कर यहाँ तक आ जाएगा? यानी जितना दूर वो जाना चाहेगा उतना दूर तक आ जाएगा। तो अब सबको पता है कि सर ये फैल कर हर जगह को भरना चाहेगा, हर स्थान को भरना चाहेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है वो हाई कंसंट्रेशन से यानी उच्च सांद्रता से लो कंसंट्रेशन यानी कम सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर स्वतः ही प्रवाह करती है। उसी तरह से हमारा डिफ्यूजन काम करता है। ये क्या होता है बाबू, ऑक्सीजन इनमें अपने आप एंटर करती है, फिर उसका यूज होता है, और जब वो यूज होकर CO2 बन जाता है तो फिर वो अपने आप क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसमें जीव को कुछ नहीं करना पड़ता है। ये बहुत ईजी सा, बहुत सरल सा क्या है, प्रक्रिया है। आप यहाँ देख भी सकते हैं। इसमें परिवहन केवल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। डिफ्यूजन के लिए एक और एग्जांपल यहाँ मैंने दे रखा है। जिस प्रकार से कमरे में अगरबत्ती सुगंध फैलाती है, वैसे ही इनमें पदार्थों का आवागमन होता है। आवागमन का मतलब होता है एंट्री और एग्जिट, ठीक है, यानी पदार्थों का अंदर जाना और बाहर आना, ये आवागमन होता है। यानी इनमें पदार्थों के आवागमन के लिए कोई भी एनर्जी नहीं लगाना पड़ता है। पर आप हमें एक बात बताइए, क्या ये सरल जीवों में तो पॉसिबल है, पर क्या ये सेम चीज, क्या ये उच्च प्रकार के, उच्च श्रेणी के जीवों में पॉसिबल है? जो जीव बहुत बड़े आकार के हैं, बहुत विशाल आकार के हैं, क्या इनमें ये पॉसिबल है? तो जवाब है नहीं। विसरण होता है पर बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर, तो उसे ना की गिनती में ही रखा जाता है। जटिल पौधों में इस स्थानांतरण के लिए यानी परिवहन के लिए, स्थानांतरण और परिवहन एक ही होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जटिल उत्तकों में परिवहन के लिए 2 उत्तक पाए जाते हैं। जटिल जीवों में 2 उत्तक पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, पौधों में, जटिल पौधों में, सॉरी हमने उत्तक जीव बोल दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको ध्यान रखना है। जो जटिल पौधे होते हैं बाबू, उनके अंदर 2 तरह के क्या पाए जाते हैं, उत्तक पाए जाते हैं, जो इनमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार होता है। एक होता है बाबू जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम, ठीक है। अब ये जाइलम फ्लोएम क्या होता है, इसको हम समझते हैं। जाइलम क्या करता है, अभी मैं आपको बताता हूं। जाइलम का काम होता है बाबू पौधों के अंदर जल का प्रवाह करना। मैं इसको साफ कर लूं एक बार, फिर मैं आपको जाइलम और फ्लोएम दोनों को समझाता हूं। हाँ जी, तो जाइलम जल को पहुंचाता है और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम भोजन को पहुंचाता है। जाइलम के अंदर 4 तरह की कोशिकाएं होती है जो इन कामों में मदद करती है। तो आइए देखते हैं कि करके। हमने अभी आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स जीव होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लांट होते हैं, यानी बड़े पौधे, विशाल पौधे, तो इनमें क्या होता है, इनमें परिवहन के लिए, इनमें परिवहन के लिए 2 तरह के उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो होता है बाबू जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम हमेशा जिम्मेदार होता है जल के परिवहन के लिए, ठीक है, और फ्लोएम हमेशा जिम्मेदार होता है भोजन के परिवहन के लिए। यानी जाइलम हमेशा जल पहुंचाएगा और फ्लोएम हमेशा भोजन पहुंचाएगा। अब इनकी मदद के लिए इनके अंदर 4 तरह के सरल उत्तक होते हैं, ठीक है। जाइलम कॉम्प्लेक्स उत्तक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और जो फ्लोएम ये
टी लिखा है मैंने, आई दिख रहा होगा आपको, सॉरी। हाँ जी, जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, फ्लोएम भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है। अब इन कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर 4 तरह के टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं, ये 4 तरह के टिश्यू क्या करते हैं, इनकी मदद करते हैं जल पहुंचाने में। जैसे अगर हम जाइलम की बात करें तो इनमें होता है वहिकाएं, जिनको हम अंग्रेजी में वेसल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है बाबू वहिनिकाएं, वहिकाएं और वहिनिकाएं, इनको हम ट्रेकियर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है बाबू जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, और चौथा होता है जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। इस प्रकार से 4 तरह के उत्तक इन्हें हेल्प करती है किस चीज़ को करने में, तो परिवहन को करने में। अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम के अंदर भी बिल्कुल 4 तरह की टिश्यू होती हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके चारों चीज़ों को समझेंगे ताकि चीज़ें ईजी हो जाए। तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आपको पहले जाइलम को। तो जाइलम के अंदर जो 4 टिश्यू होते हैं उनका क्या क्या काम होता है और कैसे काम होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं जाइलम को। अभी हमने बताया कि जाइलम के अंदर 4 तरह के सिंपल या आप कह सकते हैं साधारण टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। टिश्यू, चलिए टिश्यूज पाए जाते हैं। पहला हमने आपको बताया वहिकाएं, जिनको हम इंग्लिश में वहिनिकाएं कहते हैं। इसका काम होता है जल पहुंचाने का, ठीक है। ये भी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, लेकिन ये करता है फास्ट, यानी ये ट्रेकियर्स से फास्ट होता है। उसके बाद दूसरा आता है बाबू ट्रेकियर्स, इसको हम वही निकाय कहते हैं। अब जो ट्रेकियर्स होता है ये भी जल का परिवहन करता है, लेकिन जो वेसल्स होता है उससे स्लो करता है। यानी हमने अभी 2 तरह के उत्तक देखे और दोनों का ही काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का, पर एक फास्ट करता है और एक स्लो करता है, यही अंतर है बस इन दोनों। अब फास्ट और स्लो क्यों करता है तो ये आपको बता दूं मैं कि जो जाइलम के उत्तक होते हैं बाबू, वो कुछ इस तरह से अरेंज, जाइलम के जो ट्रेकियर्स के उत्तक होते हैं, जाइलम उत्तक के ट्रेकियर्स वाले जो उत्तक होते हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, यानी अगल बगल में अरेंज होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरे उत्तक की बात करें, ये हमारा ट्रेकियर्स यानी वही निकाय हैं। और अब हम बात करेंगे वेसल्स की। तो जो वेसल्स होता है वो एक के ऊपर एक रखा होता है, ठीक है, एक के ऊपर एक इस तरह से रखा होता है। तो अब आप मान लो फॉर एग्जांपल कि ये जल के जाइलम है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी है। तो जब ये पानी को ट्रांसपोर्ट करना चाहेगा तो इसमें क्या होगा, पानी पहले इस उत्तक में भरेगा, फिर ये इस कोशिका में भरेगा, फिर ये इस कोशिका में जाएगा, फिर ये इस कोशिका में जाएगा, फिर ये इस कोशिका में जाएगा, फिर ये इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे ऐसे करके एक एक करने के बाद वो सारी कोशिकाओं को भरेगा। इसलिए इसी कारण से इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत स्लो होता है, क्योंकि वो एक एक करके सब में भरते हैं, ठीक है। पर अगर हम बात करेंगे इनकी वेसल्स की यानी वहिकाओं की, तो इनमें जल क्या होगा, एक में भरेगा और फटाक से दूसरे में भर जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं दूसरा तीसरा चौथा नहीं करना पड़ेगा। ये एक में भरा, ऊपर भरा, फिर ऊपर भरा, फिर ऊपर भरा, इस तरह से ये ऊपर पत्तियों तक पहुंच जाएगा। अब क्योंकि ये एक के ऊपर एक रखे होते तो ये आसानी से जल्दी से पानी ऊपर चढ़ा पाते हैं, इसलिए हम इसे फास्ट जल ट्रांसपोर्टेशन मशीन भी कहते हैं, यानी ये बहुत स्पीड में जल को ऊपर पहुंचाता है। यानी आपने वहिकाएं जल को क्यों तेज पहुंचाती है और वही निकाय जल को क्यों स्लो पहुंचाती है, ये दोनों चीज़ें आपने देख ली। मैं इस तरह से चीज़ों को लिख रहा हूं, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूंगा अगले बार से एक सीक्वेंस में लिखूँ ताकि आपके लिए चीज़ें ईजी हो। पर आपको टेंशन नहीं लेना, ये सारी चीज़ें आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो डिजिटल PDF मिलने वाला है इसका, उसमें ये सारी चीज़ों का जिक्र होगा। उसके बाद जैसे ही लेक्चर हमारा ख़त्म होगा आपको दिया जाएगा एक पेज का, यानी एक डिजिटल पेज का हैंड नोट होगा जो आपको हेल्प करेगी किस चीज़ में पता है, वो एक पेज में ही हमारा पूरा लेक्चर होगा, तो आप आसानी से एक एक टॉपिक को इजीली रिवाइज कर सकते हो। जाइलम भी एक
एक में पेज में ही जाइलम भी होगा, फ्लोएम भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, तो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में जाके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी चीज़ें कैसी है। बाकी प्रैक्टिस से प्रैक्टिस भी आते रहती है, तो आपको तैयार रहना बच्चा। आपने प्रॉमिस करना है हमसे कि आप डेली क्विजेज लगाओगे, आप डेली लेक्चर्स लोगे, ताकि आपका बोर्ड का जो रिजल्ट है वो सुपर डुपर हो पाए, सुपर से भी ऊपर हो पाए, क्योंकि आपका इसी रिजल्ट के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। यूट्यूब पे फ्री लेक्चर दिए जा रहे हैं आपको, तो आपको बस अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। अब हम जरा जाइलम और फ्लोएम के काम को समझ लेते हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, मैंने बताया नहीं कि ये जो जाइलम होता है ना बाबू, चलो हटाओ कोई नहीं, हम यहाँ देख लेते हैं। ये जो जाइलम होता है ना, ये हमेशा जो जल का ट्रांसपोर्टेशन करेगा वो एक दिशा में करेगा, यानी हमेशा ये ऊपर से नीचे की ओर करेगा, सॉरी नीचे से ऊपर की ओर करेगा। ये हमेशा जड़ से जल को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाएगा, ठीक है। ये हमेशा जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाएगा। और फ्लोएम क्या करेगा, वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं बाएं हर जगह अपना ट्रांसपोर्टेशन करेगा, यानी इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। ये दिख क्यों नहीं रहा यार, हाँ इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, ऊपर भी आएगा। इस तरह से ये पूरी तरह से हर दिशा में काम करता है। यानी अभी आपको क्या बताया मैंने कि जो जाइलम होता है वो एक दिशीय होता है, एक ही तरफ ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ये आप देखो ना, यहाँ लिखा भी हुआ है यूनिडायरेक्शनल, यानी एक दिशीय। हम एक एक करके सबको समझते हैं। जल एवं खनिज का परिवहन, जाइलम का काम क्या है बाबू, फटाक से कमेंट सेक्शन में बताइए। जल और मिनरल्स का परिवहन, काम क्या है, जल और मिनरल्स का परिवहन। और वहीं फ्लोएम का काम क्या है, खाद्य पदार्थों का परिवहन। क्या काम है बाबू, खाद्य पदार्थों का परिवहन। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ एक तरफ जा रहा है जो एरो है वो, लेकिन यहाँ आप देखोगे ये दोनों तरफ जा रहा है। ये आपको सिंबलाइज कर रहा है कि ये अपना, यानी सिंबलाइज का मतलब होता है संकेतिक, संकेत दे रहा है कि ये हर दिशा में, यानी दोनों दिशाओं में क्या करता है, अपना परिवहन करता है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अब हम इनकी कोशिकाएं देखते हैं। तो हमने आपको बताया कि इनमें जो होती है कोशिकाएं 4 होती है, और उनमें 3 कोशिकाएं मृत होती है। कौन कौन सी कोशिकाएं मृत होती है, तो अरे मैंने 2 का तो नाम ही नहीं बताया आपको, चलो कोई नहीं, हाँ बताया तो है ये रहा। इनमें सिर्फ पेरेन्काइमा जिंदा रहेगी, बाकी वहिकाएं, वहिनिकाएं और फाइबर, ये तीनों मृत रहेगा, ठीक है बाबू। जाइलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेरेन्काइमा जिंदा रहेगा, वहिकाएं, वहिनिकाएं और फाइबर डेड रहेगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डेड सेल कहते हैं। एक जिंदा है कोई मायने नहीं रखता है। वही सेम अगर हम बात करें इनमें, तो इनमें सारी कोशिकाएं जीवित होती है, बस इसमें एक फाइबर जो होता है, फ्लोएम फाइबर, वो डेड होता है। अभी जब हम फ्लोएम की बात करेंगे तो उसको भी समझेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें दिशा यानी डायरेक्शनल की, कि ये किस डायरेक्शन में चलता है, तो ये एक दिशीय यानी यूनी डायरेक्शनल होता है। मैंने अभी आपको बताया कि ये सिर्फ एक ही दिशा में क्या करेगा, परिवहन करेगा, हमेशा नीचे से कहाँ की ओर, फटाफट बताइए कमेंट में, ऊपर की ओर करेगा। बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बारी है बाबू द्विदिशीय, यानी जो फ्लोएम है वह द्विदिशीय यानी बाय डायरेक्शनल करेगा, यानी वो दोनों ही दिशाओं में अपना परिवहन करेगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा। अब है इनकी संरचनाएं। तो जो फ्लोएम जाइलम होता है बाबू, वो लंबा होता है, बेलनाकार होता है इस प्रकार से। और जो फ्लोएम होता है वो कैसा होता है, वो सिव ट्यूब्स का बना होता है। आपको इसका डायग्राम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, आप उसको देखकर समझ लेंगे। अब है कि बाबू एग्जाम टिप की अगर हम बात करें, जो लास्ट में हर बार देना मेरा काम है, और आपको उसको याद रखना, उसको ध्यान में रखना आपका काम है। इसमें आपका एग्जाम टिप है बाबू कि आपको जब भी जाइलम और फ्लोएम के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको पूरा अंक लाने के लिए ये वाला टेबल जरूर बनाना है, यानी दोनों के डिफरेंस को बताना है बिल्कुल इसी तरह से साफ से। तो आपको ये जो टेबल है ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि लेक्चर्स इतने ज़्यादा अच्छे होंगे, इतने ज़्यादा स्मूथ होंगे कि आपको बार बार रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर फिर भी आपको ईमानदारी से इसके ऊपर काम करना है, इस टेबल को याद रखना है कि दोनों में अंतर क्या क्या है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, ये जो कार्य करेगा इसका कार्य होता है जाइलम का जल और खनिज को पहुंचाना, फ्लोएम का काम होता है खाद्य पदार्थ को पहुंचाना, यानी भोजन और भोजन के साथ जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको पहुंचाना। अगर हम सेल की बात करें तो इनके सेल डेड होते हैं, इनके सेल कैसे होते हैं, जीवित होते हैं। अगर हम दिशा की बात करें तो यह सिर्फ एक दिशा में ट्रांसपोर्टेशन करेगा, परिवहन करेगा, लेकिन ये 2 दिशा में या 2 से अधिक दिशाओं में करेगा।
अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लंबा और बेलनाकार होता है और ये चलनी नलिकाओं से बना होता है। स्ट्रक्चर आप डायग्राम जब देखेंगे आप ग्रुप में तो वहाँ आप समझ जाएंगे। क्या आपको ये चीज़ें क्लियर हुई? अगर आपको इन चीज़ों को लेकर कोई भी डाउट है तो आपको फटाक से हमसे पूछना है, फटाफट से, ठीक है? कमेंट सेक्शन में धड़ाम से आ जाना चाहिए। अब हमने जाइलम तो समझ लिया, साथ साथ हमने फ्लोएम के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जान ली। अब हम जरा फ्लोएम के काम को समझ लेते हैं, ठीक है? जिस तरह से जाइलम के अंदर 4 तरह की उत्तकें पाई जा रही थी, सेम उसी प्रकार से फ्लोएम के अंदर भी 4 तरह के उत्तक पाए जाते हैं। कौन कौन से भी बताता हूँ मैं आपको। इनमें होता है चालनी नलिकाएं, चालनी नलिका, ठीक है, चालनी नलिकाएं। उसके बाद होता है बाबू इसमें सहायक कोशिका, ये नाम है इसका, ठीक है? ये है तो टिश्यू यानी उत्तक, लेकिन इसका नाम है सहायक कोशिका। उसके बाद आता है बाबू फ्लोएम पेरेन्काइमा, और आता है फ्लोएम फाइबर। ये जो पेरेन्काइमा है, जब ये जाइलम में रहेगा तो इसका काम होगा जल को जमा करके रखने का, यानी पेरेन्काइमा का काम होता है चीज़ों को जमा करके रखने का, क्योंकि जाइलम सिर्फ और सिर्फ जल का परिवहन कर रहा है, इसलिए ये किसको जमा करके रखेगा? सिर्फ और सिर्फ जल को जमा रखेगा। कौन? जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है? जाइलम पेरेन्काइमा किसको जमा रखेगा? जल को। और फ्लोएम पेरेन्काइमा किसको जमा करके रखेगा? तो ये ग्लूकोज को, स्टार्च को रखेगा। यानी आप जो फ्रूट देखते हो ना, फ्रूट हो गया, कंद हो गया, या जैसे आलू हो गया, अलुआ बोलते हैं हमारे बिहार में, एक होता है मीठा आलू जिसको बोलते हैं, उन्हें हमारे बिहार में अलुआ बोला जाता है। तो वो भी एक तरह से पेरेन्काइमा ही है, लेकिन कौन सा? फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है? अब हम एक एक करके सबके काम को समझते हैं। जो चालनी नलिका होता है, इनको हम अंग्रेजी में सिव ट्यूब्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सिव ट्यूब्स। इसका काम होता है भोजन का स्थानांतरण करना। मेन काम इसी का होता है, भोजन का स्थानांतरण करना, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना, चाहे वो ऊपर ले जाए या नीचे ले आए। उसके बाद जो दूसरा होता है बाबू, वो होता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल यानी सहायक कोशिका। अब नाम से ही पता चल रहा है सहायता करेगा, लेकिन किसकी सहायता करेगा? तो ये सहायता करेगा सिव ट्यूब्स की। किस चीज में? भोजन के परिवहन में। किस चीज में बच्चा? भोजन के परिवहन में। यानी हमने देखा कि फ्लोएम के अंदर 4 तरह के टिश्यू है। पहला टिश्यू जो है चालनी नलिका यानी सिव ट्यूब्स, ये भोजन का स्थानांतरण करेगा। दूसरा है सहायक कोशिका, जो कि चालनी ट्यूब्स को हेल्प करेगा किस चीज में? भोजन को स्थानांतरित करने में। उसके बाद आता है बाबू पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या करेगा? बचे हुए ग्लूकोज स्टार्च को जमा करके, चाहे वो फ्रूट में करे, जड़ में करे, तना में करे, या फिर कंदों में करे। कंद का मतलब वही हलवा हो गया, आलू हो गया, ये सारी चीजें हो गई, या फिर वो कंदों में करे तो वो पेरेन्काइमा हो जाएगा। अब आता है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर का काम होता है इन सारे ट्यूब्स को क्या करने का? प्रोटेक्ट करके रखने का, ठीक है? ये फ्लोएम में क्या होता है? डेड होता है। मैंने आपको बताया था फ्लोएम में डेड होता है। जाइलम में भी जो जाइलम फाइबर है, उसका काम भी सारे ही जो ट्यूब्स हैं उनको सुरक्षित करके रखने का, वाहिकाएं और वाहिनिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाने का काम है। ये उसमें भी डेड ही होता है। जाइलम में जो जिंदा होगा वो जाइलम पेरेन्काइमा ही जिंदा होगा। फ्लोएम में सिव ट्यूब्स भी जिंदा होता है, यानी जीवित कोशिका होती है। चंडी नलिका जो होती है वो भी जीवित कोशिका होती है। सहायक कोशिका भी जीवित होती है, और पेरेन्काइमा तो जीवित होती ही है, लेकिन फाइबर डेड होता है। इसमें कैसा होता है बाबू? डेड होता है। तो चलिए हम जरा एक बार हमने जो चीजें अभी तक देखी है उसको जरा सा हम समझ लेते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा रिवाइज कर ले। हमने अभी तक में आपको बताया परिवहन को। परिवहन क्या होता है? एक वस्तु का दूसरे स्थान तक पहुंचना परिवहन कहलाता है। ठीक है बच्चा, समझ गया आप बात को? परिवहन पौधों में 2 तरह से होता है, एक जाइलम के हेल्प से, एक फ्लोएम के हेल्प से। जाइलम के अंदर 4 तरह की उत्तक पाई जाती हैं। कौन कौन सी? वहिकाएं, वहिनिकाएं, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। वहिकाओं का काम क्या होता है? पानी को तेज पहुंचाने का। वहिनिकाओं का काम क्या होता है? पानी को धीरे पहुंचाने का। जाइलम पेरेन्काइमा का काम पानी को जमा करके रखने का, और जाइलम फाइबर का काम वहिकाओं, वहिनिकाओं और पेरेन्काइमा को क्या देने का? प्रोटेक्शन देने का, बचा कर रखने का। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो इनमें भी 4 तरह की उत्तकें हैं। इसका काम क्या हो, फटाफट बताओ? इसका काम है भोजन के स्थानांतरण का। ये हर दिशा, ये हाँ, जाइलम जो है वो एक दिशा में करेगा, ये
ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया, तो आपको ये याद रखना है। जो जाइलम का दिशा होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो एक दिशीय होता है, लेकिन जो फ्लोएम का है वो द्विदिशीय होता है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल होता है। इनमें पाया जाता है सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। सिव ट्यूब्स का काम, मेन जो भोजन पहुंचाएगा वो कौन पहुंचाएगा? सिव ट्यूब्स। हेल्प कौन करेगा सिव ट्यूब्स की? तो कंपेनियन सेल। हिंदी इसका है बाबू चालनी नलिका, इसका क्या है? सहायक कोशिका। इसका क्या है बाबू? तो ये पेरेन्काइमा और ये फाइबर ही कहलाता है। जो चालनी नलिका है वो भोजन पहुंचाने का मेन काम करता है, कंपेनियन सेल उसको हेल्प करता है, और फिर जो फ्लोएम फाइबर है फ्लोएम पेरेन्काइमा है वो भोजन को जमा करता है, बचे हुए भोजन को जमा करता है, और फाइबर जो वो क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है इन सारे जो ट्यूब्स हैं इन सबको। अब हम आते हैं कि इनके अंदर जो भोजन का स्थानांतरण होता है तो किस रूप में होता है। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो पौधों में फूड साइकिल होता है वो कैसे होता है? तो ये ग्लूकोज के रूप में होता है, ठीक है। पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं। किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। लेकिन जब इसका भोजन जमा होगा, जब ये जैसे आप देखो ना, यहाँ फल है ना, फल, तो जब ये फल के अंदर जमा होगा तो यही ग्लूकोज स्टार्च के रूप में जमा होगा। किसके रूप में बाबू? स्टार्च के रूप में। प्रोडक्शन किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। स्टोरेज किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। और जब इसका परिवहन होगा, फ्लोएम जब इसका परिवहन करेगा तो वो करेगा सुक्रोज के रूप में, ठीक है। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। अभी हमने 3 चीजें देखी। जब भोजन बनता है, भोजन जब बनता है तो किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। जब भोजन जमा होता है तो किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। और जब भोजन ट्रांसपोर्ट होता है, यानी परिवहन किया जाता है भोजन का, तब किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। बनेगा ग्लूकोज के रूप में, जमा होगा स्टार्च के रूप में, और परिवहन होगा सुक्रोज के रूप में। ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 स्टार के लायक है ये, तो इसको 3 स्टार हम दे देते हैं। ये तीनों ही पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव को 4 चांद लगाएगा, ये आपकी तैयारी को बहुत मजबूत करेगा। इस पूरे लेक्चर का जो PDF है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल जाएगा, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ही लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप बहुत काम का है, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। अब हम आते हैं स्थानांतरण क्या होता है, जरा ये जो डब्बी में लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। पौधों में एक भाग से दूसरे भाग तक खाद्य का जाना, पदार्थों का आना जाना स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि जब ये ट्रांसपोर्टेशन पौधों में फ्लोएम कर रहा होता है, क्योंकि वो जाता भी है और आता भी है, तो ये जो जाना और आना होता है यही हमारा स्थानांतरण कहलाता है, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। यानी वस्तु को एक जगह से, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुंचाना ही ट्रांसलोकेशन, यानी लोकेशन को ट्रांसपोर्ट कर दिया। लोकेशन ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, लोकेशन पे वस्तु को ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब क्या, नीचे देखिए, यह एक निरंतर आपूर्ति श्रृंखला है जो पौधों के हर उस हिस्से में ऊर्जा प्रदान करती है। अब फ्लोएम के माध्यम से एक निरंतर श्रृंखला बनती है जो क्या करती है? पौधों के हर एक भाग को क्या देती है? एनर्जी देती है। क्या देती है बाबू? एनर्जी देती है। तो आप लोगों को चीजें समझ आ गई होगी। अब एक लास्ट टॉपिक है बाबू, वाष्पोत्सर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ट्रांसप्रेशन को। जब स्टोमाटा, ये हमारे स्टोमाटा का इमेज है, ठीक है। ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं ये स्टोमाटा का इमेज है। सेकेंड, हाँ जी, ये स्टोमाटा का जूम इमेज है। ये पत्ता है, इमोज नहीं सॉरी, इमेज है। ये पत्ता है और इस पत्ते का ये क्या है? ये जूम किया हुआ इमेज है। ये इसी को हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। परिभाषा जरा देख लें वाष्पोत्सर्जन की। पौधों द्वारा जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी कि आप इस पौधे को देखिए, कहाँ गया भैया पौधा हमारा? ये रहा, एकदम लाल नहीं सॉरी, पीले पीले आम लगे पड़े हैं। तो जब ये इसके पत्ते जल को वाष्पित करके बाहरी वातावरण में छोड़ेगा, जल को क्या करेगा? स्टोमाटा के हेल्प से, रंध्रों के हेल्प से जो जल होंगे उसको बाहरी वातावरण में छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। जब ये अपने अंदर से बाहर निकाल देगा, यही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं। अब है इसका मुख्य काम क्या होता है, आखिर ये जो वाष्पोत्सर्जन होता है किस काम के लिए, क्या जरूरी क्या है इसको वाष्पोत्सर्जित करने का, तो आइए देखते हैं।
यह पौधों के तापमान को नियंत्रण करने के लिए, यानी पौधों का जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रित रखने के लिए बहुत आवश्यक है। यानी ये जो वाष्पोत्सर्जन है, ट्रांसपिरेशन है, ये बहुत आवश्यक है पौधों के टेम्परेचर को क्या करने के लिए, तो वाष्पोत्सर्जित करने के लिए। अब हर पौधों का जो ये वाष्पोत्सर्जन का जो मात्रा होता है ना जल को बाहर निकालने का, वो हर पौधे के हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से, यूज के हिसाब से अलग होता है। जैसे हम समझते हैं, एक पौधा अपने पूरे जीवन काल में अपने वजन से 100 गुना जल वाष्प जल के रूप में बाहर निकाल देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक जो पौधा होता है अपनी पूरी लाइफ में अपने वजन से 100 टाइम ज़्यादा, क्या बाबू, 100x ज़्यादा पानी अपने पूरे लाइफ टाइम में निकाल देता है। जितना उनका वेट होगा उससे 100 गुना ज़्यादा वो पानी अपने पूरे जीवन काल में निकाल देता है। अगर हम मक्के की पौधे की बात करें तो वो हर दिन 3 से 4 लीटर ट्रांसपिरेशन के जरिए से निकाल देता है। यानी मक्के का जो पौधा होता है वो हर दिन 3 से 4 लीटर को जल को वाष्पित कर देता है। अगर हम एक वयस्क सेब के पौधे की बात करें तो ये प्रतिदिन यानी हर दिन 10 से 20 लीटर जल को बाहर निकाल देता है। तो आपको ये जो पॉइंट है बाबू, ये सब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट है, मैं आपको मार्क करते जा रहा हूँ। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो आप बहुत समझदार हैं, तो आप साथ ही साथ ऐड ऑन करते जाएंगे। हम जैसे जैसे आपको बताते जा रहे हैं आपको वो अलग पॉइंट एक बना लेना है। अगर आप आराम से नोट बनाना चाहते हैं कि नहीं मैं आराम से इसका नोट्स बना लूँगा, तो आपको क्या करना है, आपको मिल जाएगा PDF व्हाट्सएप ग्रुप का, आपको वहाँ से ले लेना है। तो अभी तो हमने शॉर्ट में इन सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। यानी पौधों में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस रूप में होता है वो हमने समझ लिया है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है। अभी हम एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने अभी तक में क्या क्या पढ़ा है। उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू, आज की इस क्लास को यहीं रोक देंगे। उसके बाद हम कल से जंतु में जो परिवहन तंत्र होता है, हम जंतु के परिवहन तंत्र की बात करेंगे। तो हमारा कल का टॉपिक होने वाला है ब्लड, ठीक है बच्चा। हम कल ब्लड को समझेंगे, हृदय को समझेंगे और रुद्र वाहिनियों को समझेंगे। मेनली हमारा मेन फोकस होगा कि हम ब्लड को ही एक ही टॉपिक को खत्म करें, ये इनफ होगा, क्योंकि ब्लड से हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं बायोलॉजी के, तो हम इस पे फोकस करेंगे इतना, ठीक है बच्चा। तो आइए जरा देख लें। हमने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन, तो फटाक से बताइए कमेंट सेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन क्या है। किसी वस्तु का मान लो ये एक पार्सल बॉक्स है, इस वस्तु का इस जगह से उठकर यहाँ आ जाना, ठीक है, यही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन है। ये हमने सीख लिया। हमने आज हमारा मेन मोटिव रहा पौधों के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका रहा। तो हमने देखा पौधों के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, वो दो तरह से, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम जल को करने का, परिवहित करने का, किसको, जल का परिवहन करने का, और फ्लोएम का काम भोजन को परिवहित करने का। और क्या थे बाबू, इनके अंदर 4 तरह के सिंपल उत्तक, 4 तरह के सिंपल उत्तक। फटाफट से नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, आलस नहीं करना है। वही निकायें, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ठीक है। वही काओं का काम पानी को तेज पहुंचाने का, वही निकायों का काम पानी को धीरे पहुंचाने का। जाइलम पेरेन्काइमा का काम पानी को जमा करके रखने का, और जाइलम फाइबर का काम इन तीनों को प्रोटेक्ट करके रखने का, ठीक है। अब हम आते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम के अंदर भी 4 तरह की कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, सहायक कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, सहायक कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ठीक है। चालनी नलिका का काम, मेन भोजन पहुंचाने का काम किसका, चालनी नलिका का। सहायक कोशिका का काम क्या है, चालनी नलिका का भोजन पहुंचाने में मदद करने का। फ्लोएम फाइबर का काम बचे हुए भोजन को जमा करने का, कहीं भी कर सकता है वो, तना में भी, जड़ में भी और फल के अंदर भी। और जो फाइबर है वो क्या करेगा, इन तीनों को सहायता देगा। अगर हम बात करें कि किसकी कोशिकाएं जीवित होती है, फटाफट से बताइए,
तो फ्लोएम की जो कोशिकाएं होती है वो जीवित होती है, जाइलम की जो कोशिकाएं होती है मृत होती है। अगर हम डिटेल में देखें तो जाइलम में ये डेड होता है, ये भी डेड होगा, ये जीवित होगा, ये क्या होगा बाबू, जीवित होगा, और ये मृत होगा। यानी ये और ये तीनों क्या होंगे, डेड सेल होंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं, जाइलम की कोशिकाएं डेड होती है। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम के अंदर चालनी नलिका जीवित है, सहायक कोशिका जीवित है, पेरेन्काइमा जीवित है और फाइबर डेड है। फाइबर क्या है बाबू, डेड है। यानी ये और ये तीनों जीवित हैं, इसलिए हम इसको लिविंग सेल कहते हैं, लिविंग टिश्यू कहते हैं। ठीक है बच्चा। उसके बाद हमने बात किया था इनके कामों के बारे में। ये टेबल हमने आपको याद करने बोला था, हमने आपको इसको VVI बताया था, तो आपको याद कर लेना है। उसके बाद हमने वाष्पोत्सर्जन के बारे में देखा और फिर हमने समझा ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, भोजन किस अवस्था में बनते हैं, तो भोजन कैसे बनते हैं, बनता कैसा है, किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में, जमा किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। उसके बाद ट्रांसपोर्ट किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में। ठीक है बच्चा। एक ये था मक्का 3 से 4 दिन में निकालते हैं। ये सारा ऑब्जेक्टिव का आपको ये सारा PDF मिल जाएगा, आपको कर लेना है। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो में कोई कमी दिखी हो तो आप सजेशन के थ्रू, आप सजेशन के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के हम अपने इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। हमारा अगला लेक्चर होने वाला है लेक्चर 2, ब्लड, हार्ट और वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ठीक है, इन तीनों को पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी परिसंचरण तंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, इसका है। तो चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा बेहतर करने वाला है। तो चलिए बच्चों, अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़िए, अपने बोर्ड पर फोकस कीजिए। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है, आपको बिहार बोर्ड में भी जाना है प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए। तो चलिए, बाय बाय।